गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। अगस्त क्रांति की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो वीडियो देखना शुरू किया है तो पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे दें। क्वेश्चन है कि परहिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। इसकी चर्चा आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने अपने न्यूज एनालिसिस में किया था। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। देखो, कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे देश में। वंदे भारत मिशन के तहत, यहाँ पर दिया हुआ वंदे भारत अभियान, वंदे भारत अभियान के तहत विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को हम इंडिया वापस ला रहे हैं। तो इसी क्रम में केरल के बहुत सारे लोग जो खाड़ी देशों में थे उनको लाने के लिए एक विमान गई हुई थी और वो विमान लौट के केरल आ रही थी और उस समय में बारिश का समय था, रनवे भींगा हुआ था और अनियंत्रित हो गई। लैंडिंग के दौरान प्लेन अनियंत्रित हो गई, जिससे इस तरह की दुर्घटना कल हो गई। राइट, तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है कल का। देखो, यहाँ रिया से ईडी ने की 8.5 घंटे तक पूछताछ। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में 2 संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। एक सीबीआई की चर्चा हमने कुछ समय पहले आपसे किया था, और दूसरा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो फेरा एक्ट के तहत हुआ था। फेरा एक्ट 1947 के तहत हुआ था। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत इस संस्था की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। उसके बाद 1973 में इसे कानून को विस्थापित किया गया, इसमें संशोधन किया गया। जो फेरा 1947 में था उसमें 73 में संशोधन किया गया और 1 जून 2000 को एक नया कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। ओके, 1 जून 2000 को जो फेरा कानून था उसको संशोधन करके फेमा कर दिया गया। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था ये, अब इसको फेमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। राइट, ये जो संस्था है प्रवर्तन निदेशालय, ये वित्त विभाग के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय इकाई है। यानी जहाँ भी वित्त की गड़बड़ी होगी, जहाँ भी वित्त का धोखाधड़ी होगा, जहाँ भी पैसे का धोखाधड़ी होगा, उसको लेकर के ये संस्था एक्शन ले सकती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका 5 रीजनल क्वार्टर हैं, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में। 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं। अगर इस केस में रिया को बुलाया गया है तो आप याद रख लेना, इसी दोनों एक्ट में उन्होंने उल्लंघन किया होगा, तभी जाकर के रिया को बुलाया गया। तो 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसके उल्लंघन के कारण ईडी एक्शन लेती है। पहला है फेमा एक्ट, दूसरा है पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसी दोनों एक्ट के उल्लंघन में ईडी एक्शन लेती है। यहाँ भी इसी दोनों एक्ट का उल्लंघन हुआ होगा। राइट,
एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना बस, भारत में ही होगा 2021 का T20 वर्ल्ड कप। तो T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा, और 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है वो ऑस्ट्रेलिया में 2022 का होगा, और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। इसको एक बार निश्चित तौर पे पढ़ना। ये हालांकि इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति 2020 आई है, और ये दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति पे भारत सरकार भी काम कर रही है। भारत सरकार भी चाहती है कि वो जो है पेट्रोल पे निर्भरता कम हो, इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भरता अधिक हो। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी भारत सरकार भी लाई है, और इससे क्या होगा, पहली बात कि पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, दूसरी बात क्या है कि एयर पोल्यूशन जो है हमारा कम होगा, एयर साफ होगा। तो इन सब को लेकर के सरकार, भारत सरकार भी ये नीति लाई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को प्रोत्साहन दे, उसके लिए भारत सरकार भी नीति लाई है। तो इसको जाकर के एक बार निश्चित तौर पे पढ़ना है, चूंकि ये दिल्ली सरकार की पॉलिसी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 देशों के OCI कार्ड धारक कर सकते हैं भारत की यात्रा। कौन से 4 देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको OCI कार्ड धारक क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं और वहाँ उसकी नागरिकता मिल चुकी है। जैसे भारत के एक व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अभिजीत बनर्जी, जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। उसे 19 के लिए नोबेल मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो अभिजीत बनर्जी को OCI कार्ड मिला हुआ है, और वो जो है अमेरिका में रहते हैं। उसके माता पिता अभी भी कोलकाता में रहते हैं। तो वो OCI कार्ड मिलने का मतलब है कि आप जो है आराम से इंडिया आ सकते हैं। एयरपोर्ट पे ज़्यादा आपको चेकिंग नहीं होगा, वीज़ा के लिए आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, आप कभी भी इंडिया आ सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत के जो विदेश गए हैं, विदेश में जाकर के इंडिया के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, वहाँ की नागरिकता मिल चुकी है, बावजूद इसके वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, भारत सरकार वैसे लोगों के लिए OCI कार्ड देती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट OCI कार्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इस न्यूज़ से इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, इतालवी नागरिक का मैटर कई बार हमने डिस्कस किया है, इसलिए आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये न्यूज़ हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ कि चीन पे आर्थिक नकेल कसने के लिए भारत और अमेरिका में बढ़ेगा सहयोग। इंडिया और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कल वार्ता की, बातचीत की फ़ोन पे, और उसके जस्ट बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया, राइट। तो इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में वार्ता हो रही है कि किस तरह से दवा के क्षेत्र में दोनों देश आत्मनिर्भर हो, किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश आत्मनिर्भर हो, ई कॉमर्स के क्षेत्र में दोनों देश आत्मनिर्भर हो, यहाँ पे दिया हुआ 5G के क्षेत्र में दोनों देश आत्मनिर्भर हो। इसको लेकर के वार्ता हो रही है। और यह महज संयोग ही नहीं है कि अमेरिका और इंडिया के विदेश मंत्री वार्ता करें और उसके जस्ट बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो है टिकटॉक को बैन कर दें। दोनों चर्चा में है। देखो, समुद्र के भीतर फाइबर केबल बिछाने में भारत आत्मनिर्भर बना। तो भारत ने जो है चेन्नई के से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक लगभग 2300 किलोमीटर का केबल बिछाया समुद्र के नीचे, और ये काम BSNL ने किया। बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वनडे एग्जाम के लिए आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि शिक्षाविद प्रदीप जोशी बने हैं UPSC के चेयरमैन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके चेयरमैन नए बने हैं प्रदीप जोशी। UPSC के एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन वनडे एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। प्रदीप जोशी UPSC के नए चेयरमैन बने।
देखो, नई शिक्षा नीति के बारे में कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा किया था, उसी के बारे में ये न्यूज़ है और फर्स्ट पेज पे भी ये न्यूज़ है। लेकिन कल के लेक्चर में 7 अगस्त के लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था नई शिक्षा नीति के काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट के बारे में और काफ़ी उसकी आलोचना या चुनौती के बारे में। तो जाकर के कल का वीडियो हमारा देख लेना आप। $740 टन अमोनियम नाइट्रेट की चेन्नई में होगी नीलामी। देखो, लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस तरह से धमाका हुआ, जिस तरह से विस्फोट हुआ है और लगभग 150 आदमी मरे हैं, 5000 लोग घायल हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज़ है। अनऑफिशियल समझ सकते हैं, उसका लगभग 4 गुना अधिक मिनिमम आदमी लोग मरा होगा। तो लगभग मान लो कि आप 600 लोग मरा होगा और लगभग 10,000 से 15,000 लोग घायल हुए होंगे। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी भारत में जो 740 टन अमोनियम नाइट्रेट जो सीमा शुल्क अधिकारी ने कैप्चर किया था, पकड़ा था, उसको नीलामी करने की प्रक्रिया में है और जल्द ही इसको नीलाम किया जाएगा। तो बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर कहीं भी इस तरह का एक्सप्लोसिव पड़ा हुआ है तो भारत सरकार को उसको इमीडिएटली नीलाम कर दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जिस जगह पे वो रखा हुआ वहाँ पे फिर से विस्फोट हो जाए। राइट। स्वराज के प्रणेता लोकमान्य तिलक, अच्छा आर्टिकल लिखा गया अमित शाह जी के द्वारा और हमने चर्चा भी किया था आपके साथ कि 1 अगस्त 2020 को 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हुई थी और उसी 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राइट। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हुई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इधर 1 अगस्त 2020 को इनका 100 वर्ष हो गया, इनकी पुण्यतिथि का 100 वर्ष मनाया गया 2020 में। इसलिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो तिलक जी इंपॉर्टेंट है, तिलक जी ने क्या काम किया, क्या रचनाएं की, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। यूपीएससी में नॉर्मली इस तरह का जब किसी घटना का 50 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, 25 वर्ष हो तो उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो असहयोग आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कुछ कोटेशन राइटर का बताना है, जो राइटर हैं हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं वही राइटर हैं। एक तो स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा है, हाँ, एक तो यहाँ पे इन्होंने चर्चा की है कि श्री भगवत गीता ये लिखे हैं, तिलक जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है श्री भगवत गीता। दूसरा ये है कि 15 मार्च 1918 को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 15 मार्च 1918 को मुंबई में दलित जाति के सम्मेलन में इन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं उस ईश्वर के रूप में सहन नहीं करूँगा। यानी अगर ईश्वर जो है अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, अनटचेबिलिटी को सहता है, तब मैं उस ईश्वर को ही सहन नहीं करूँगा, मैं उस ईश्वर को नहीं मानूंगा। तो उस समय में 1918 के समय में इस तरह का स्टेटमेंट देना एक हिंदूवादी नेता के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा काफ़ी क्रांतिकारी कदम था और उन्होंने ये कोट किया था। यानी अनटचेबिलिटी को लेकर के, अस्पृश्यता को लेकर के तिलक जी ने काफ़ी काम किए थे और बाकायदा ये कोट कई बार पूछता है। ये कोट कई बार वनडे एग्जाम में कई बार ये कोट पूछा हुआ, या कह सकते हो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी कई बार कोट पूछा हुआ और लोगों में कन्फ्यूजन होता है गांधी जी को लेकर के और तिलक जी को लेकर के। तो याद रख लेना, ये कोट जो है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं उसे ईश्वर के रूप में सहन नहीं करूँगा, ये कोट है तिलक जी का, जाकर के लिख लेना, कई बार पूछा है।
बाकी इसको खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कोट दिया हुआ जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जल भराव के संकट से जूझते शहर किस तरह से ओवरफ्लोडिंग हो जाता है। बरसात आती है और दिल्ली में जो है जल का ओवरफ्लो हो जाता है, पटना में जल का ओवरफ्लो हो जाता है, अहमदाबाद में जल का ओवरफ्लो हो जाता है, लुधियाना में जल का ओवरफ्लो हो जाता है, सूरत में जल का ओवरफ्लो हो जाता है, कोलकाता में जल का ओवरफ्लो हो जाता है। उसको लेकर के चर्चा किया गया है, एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राइटर ने कुछ स्पष्ट पॉइंट पे चर्चा नहीं किया। नॉर्मली एडिटोरियल कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, वो एडिटोरियल आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे मान लो राइटर ने प्रॉब्लम के बारे में 4 से 5 पॉइंट पे चर्चा किया हो, उसके सॉल्यूशन के बारे में 4 से 5 पॉइंट के बारे में चर्चा किया हो, सरकार की नीति के बारे में 4 से 5 पॉइंट के बारे में चर्चा किया हो। इस तरह का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं इसको आप। ओके, किसान हितैषी बन पाएगी रेल। यहाँ पे कल हमने देखा था कि महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से, देखो लोकेशन आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ट्रेन चलाई गई है, जिस ट्रेन का नाम है किसान ट्रेन। इसमें किसान के द्वारा जो उपजाई गई वस्तु है, जो टमाटर होंगे, जो सब्जी होंगे, जो फल होंगे, उसको महाराष्ट्र से नासिक भेजा जा रहा है, और इसी तरह से बिहार के जो किसान होंगे उसके जो सामान है, उसका जो फल है, उसकी जो सब्जी है, उसको महाराष्ट्र भेजा जाएगा। और बाकायदा ये देखो ट्रेन आप देखोगे तो पूरा ट्रेन जो है पैक ट्रेन होता है, पूरा एसी होता है। ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा वस्तु, ऐसा नहीं कि टमाटर खराब हो जाएंगे, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स करके भेजा जाता है, राइट। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। यहाँ पे देखो, जब भी कभी इस तरह का न्यूज़ आप देखोगे, वहाँ पे एक पॉइंट देगा आपको कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में यह नीति सहायक होगी, राइट। अब इसको मैं कंसर्न करता हूँ, आपको कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, और उस अध्यादेश का नाम था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, ये अध्यादेश था। इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने 3 काम किए थे। पहला काम सरकार ने किया था कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया था, कृषि उत्पाद विपणन समिति, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी। तो एपीएमसी एक्ट मतलब क्या होता है, मंडी एक्ट। किसान जो एक पर्टिकुलर मंडी में जाकर के अपना सामान बेचते थे, अब किसान कहीं भी चाहें अपना सामान भेज सकते हैं। यानी बिहार के किसान अगर चाहें तो अपना सामान वो जो है भेज सकते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के किसान चाहे तो अपना सामान भेज सकते हैं बिहार में। ये इसी पहल का एक पार्ट है, राइट। यह जो है किसान के लिए जो ट्रेन चलाया गया है, किसान के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो ट्रेन चलाया गया है, ये इसी अध्यादेश के संशोधन का एक पार्ट है, जिसमें कहा गया था कि मंडी एक्ट को समाप्त किया गया है, यानी किसान मंडी से बाहर भी अपने सामान को बेच सकते हैं। तो इस रूप में इसे आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तैयारी तेज, और यहाँ पे दिया हुआ है कि देश में 10 शिल्प और हस्तकरघा ग्राम विकसित करेंगे ईरानी। देखो, कल जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। हथकरघा क्या होता है कि हाथ से जो चीजें बनाते हैं उसके हथकरघा कहा जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कल हमने चर्चा भी किया था आपके साथ। अब सवाल ये होता है कि 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो याद रखना है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसी दिन को याद करते हुए हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। और सरकार
जो है 10 शिल्प और हस्तकरघा ग्राम विकसित करने की तैयारी में है। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ टेक्सटाइल के सेक्टर में सरकार आत्मनिर्भर हो, इसके लिए सरकार तेजी से तैयारी कर रही है। यहाँ पे टेक्सटाइल के रिलेटेड कुछ डाटा दिया हुआ है, जाकर के अपने कॉपी में लिख लेना आप। टेक्सटाइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों में ही काम करता है। कृषि के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों में ही काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र में कैसे काम करता है कि कपास का आप उत्पादन करते हैं, कपास की आप कृषि करते हैं, एक तरह से आप किसानों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरी जगह सेकेंडरी सेक्टर में कैसे काम करते हैं कि कई सारे मिलें हैं जो कपड़ा को उत्पादन करती हैं, तो इस तरह से आप सेकेंडरी सेक्टर में भी काम करते हैं। टर्सरी सेक्टर में कैसे काम करते हैं, तृतीय क्षेत्र में, तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आप इस तरह से काम करते हैं कि आप इसका जो है मार्केटिंग करते हैं, आप इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप इसके लिए मॉडलिंग करवाते हैं, राइट। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप करते हैं। इसलिए एक इंडस्ट्रीज ऐसा इंडस्ट्रीज है कपड़ा सेक्टर जो तीनों ही क्षेत्र में संलग्न है, अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्र को प्रभावित करती है। बहुत कम ऐसा इंडस्ट्रीज है जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को प्रभावित करती है, जिसमें एक है आपको टेक्सटाइल सेक्टर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 4.5 करोड़ लोग इसमें प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए हैं, 5.5 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष तौर में इस पर जुड़े हुए हैं, और लगभग 150 अरब डॉलर का घरेलू मार्केट है भारत सरकार का। इसको पढ़ सकते हैं। टिकटॉक को प्रतिबंधित करने के कार्यकारी आदेश को राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। देखो फर्स्ट पेज पे हमने चर्चा भी किया था कि अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, और 2020 का मेजबानी जो वर्ल्ड कप 2020 होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए आज हमारे पास कुछ खास न्यूज़ नहीं था, क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। क्वेश्चन क्या है कि परिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है। देखो जनजाति खास करके जो चर्चा में आए, जो न्यूज़ में आए, जो पेपर में चर्चा में हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि टोटो जनजाति कहाँ से संबंधित है। तो टोटो जनजाति वेस्ट बंगाल से संबंधित था। इसी तरह से आज से 3 से 4 दिन पहले हमने चर्चा किया था कि परहिया जनजाति संबंधित कहाँ से, तो झारखंड से संबंधित है। कुछ हद तक बिहार से भी संबंधित कर सकते हैं आप हैं, लेकिन अधिकतर ये झारखंड में ही रहते हैं। तो ये जनजाति परहिया जनजाति झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।